नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर कल के बाजार में आपकी विशेष तैयारी कराते हैं। जी हां, यानी कि एडवांस तैयारी, किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है और बाजार में आखिर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कल के बाजार में चल सकते हैं या जहां के बेहतर संकेत आपको नजर आ रहे हैं, वो हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर के अलावा हमारी नजर होती है आपके सवालों पर भी। जी हाँ, मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और तरीका बेहद आसान है। यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर कल की तैयारी शो देखते हुए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए। लेकिन यहां पर हम जवाब आपको एक बात देते हैं, यानी जो सवाल आप आज पूछेंगे उसके जवाब आपको कल के शो में दिए जाएंगे और जो सवाल आप पहले पूछ चुके हैं उन सवालों के जवाब आज के शो में मिलेंगे आपको एक्सपर्ट के जरिए। तो YouTube पर अपने सवाल भेजिए और हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ मिरर एसेट शेयर खान से विनोद मोदी साहब जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपको शो में जोड़ते हुए। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के सामने बाजार ने क्लोजिंग किन स्तरों पर ली है वो जरा रख देता हूं। तो निफ्टी देखिए 500 अंकों की बढ़त के साथ 23,330 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी देखिए लगभग 1377 अंक चढ़कर 52,380 के पास बंद हुआ। बात करें सेंसेक्स की तो यहां पर लगभग 1550 अंकों की बढ़त देखने को मिली। 76,734 के स्तर पर सेंसेक्स बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप पर अगर निगाह डालें तो आप देखिए निफ्टी मिड कैप यहां पर लगभग 3% चढ़कर बंद हुआ और वहीं निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लगभग 3% की तेजी, 3% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली। चलिए, इन सब के बीच में अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके सामने रखें तो आप देखिए मार्केट ब्रेथ में 2416 शेयर ऐसे थे जो आज हरे निशान में क्लोजिंग लेते हुए नजर आए और मात्र 315 शेयर ऐसे थे जिन पर दबाव देखने को मिला। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक लगभग 7%, कह सकते हैं 7.25% के आसपास चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना इंडसइंड बैंक। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस में हमने देखा कि लगभग 5.25% की तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स 4.5% चढ़कर बंद हुआ। L&T डॉक्टर रेड्डीज में 4 से 4.5% की तेजी हमें देखने को मिली। बात करें अगर लूजर्स की तो एक ही लूजर नजर आ ITC, बहुत ही मामूली यहां पर गिरावट हमें देखने को मिली। चलिए, इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं आगे और विनोद जी, अब इन स्तरों पर जो बाजार में एक रफ्तार देखने को मिल रही है, बहुत सी शंकाओं का दौर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, चीजें ईज आउट हो रही हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये तेजी आगे भी टिकाऊ रह सकती है? कल के बाजार में अगर रणनीति समझना चाहें तो आपकी ओर से क्या होगी? नमस्कार प्रशांत जी। डेफिनेटली कोई भी इक्विटी मार्केट को अगर समझे तो उनको अनसर्टेनिटी, एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, जो ट्रम्प का रिमार्क्स आया था रेसिप्रोकल टैक्स। लेकिन जिस हिसाब से अभी लास्ट अगर 2-3 दिनों में देखें तो ट्रेडिंग दिनों में तो मार्केट में जो शानदार रिकवरी हुई है उसका उसका रीजन हम सबको पता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो ट्रम्प जो इतना एग्रेसिव टैरिफ लगा रहे थे वो शायद ना हो, और जिसका क्लियर आई थिंक असर वो मार्केट पे पड़ा है, मार्केट रिकवरी पे। अब लेकिन अभी सवाल उठता है कि यहाँ से निवेशकों को क्या करना चाहिए। डेफिनेटली 22,100-200 पे मार्केट हमें काफी अट्रैक्टिव लगा था। वहाँ पे हमने बताया था कि जब भी मार्केट का वैल्यूएशन 17 एक से नीचे आता है, वो टर्म लगभग 16.5 ट्रेड कर रहा था, तो ये एक ऐसा लेवल था जहाँ पे कोई भी आंख बंद करके अगर निवेश करता है तो उसकी पैसा बनेगी। लेकिन आई थिंक ये बहुत हद तक फिर से वो करेक्ट हुई। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा ट्रम्प फैक्टर, मुझे लगता है अभी कहीं न कहीं थोड़ा-सा बैक स्टेज लेगा, और जो अभी आएगा नियर टर्म में वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएगा, खासकर मास कॉर्पोरेट अर्निंग की। कॉर्पोरेट अर्निंग जिस हिसाब से जो उम्मीद लगाया जा रहा है, ओवरऑल देखें तो अर्निंग्स, निफ्टी का अर्निंग्स में अभी भी सिंगल डिजिट प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा उसमें जो ध्यान देने वाली बात रहेगी कॉर्पोरेट का, उसमें जो है मैनेजमेंट कमेंट्री कैसा रहता है, राइट? एंड आई एम श्योर मैनेजमेंट कमेंट्री का, क्योंकि अभी भी ये 10% का जो बेस लगा के रखे हैं टैरिफ का, और जो आने वाले दिनों में कुछ क्लैरिटी अभी भी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि
बहुत हद तक आपको बहुत क्लैरिटी मैनेजमेंट कमेंट्री से भी आनी चाहिए। तो ये कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि चांसेस है कि अभी भी FY 26 के अर्निंग्स में अर्निंग कट हो सकता है, जो रिस्क रहेगा। कुल मिलाकर के ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा इन्वेस्टर को कहना यही है और ये हमारी सलाह यही रहेगी कि आप वही स्पेस में इन्वेस्ट करें जहाँ पे बेसिकली जो डोमेस्टिक प्ले हो, टैरिफ के कारण जिसमें इम्पैक्ट कम हो और एट द एंड ऑफ द डे वो लार्ज कैप टाइप के स्टॉक है जहाँ पे आई मीन ग्रोथ स्टोरी काफ़ी इंटैक्ट हो और हिस्टोरिकली उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा हो। तो ये मेरा बेसिकली इन्वेस्टर्स का रहेगा विदिन सेक्टर है जैसे कि BFSI स्पेस का है, खासकर बैंकिंग एंड सेलेक्ट NBFC जहाँ पे आप एक्सपोज़र ले सकते हैं, जहाँ पे वैल्यूएशन देखें तो अभी भी हिस्टोरिकल एवरेज से लो है, जिसमें स्टॉक लाइक एक्सिस बैंक काफ़ी फिट होता है, ICICI बैंक भी ठीक लग रहा है, राइट? इन एडिशन टू दैट कॉर्पोरेट कंजम्पशन की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में हमने जो कुछ एक महीनों से गवर्नमेंट की कैपेक्स बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में बूस्ट अप हुआ है। उस चीज़ को देखते हुए हमें लगता है अल्ट्राटेक के यहाँ से बेट लेने के लिए वो भी अच्छा बेट हो सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम स्पेस में जहाँ ध्यान रखें तो कंप्लीटली जो डोमेस्टिक स्टोरी पे प्ले आउट है कंपनी लाइक BSNL सॉरी भारती एंड ऑल। सो बेसिकली ये सेलेक्ट स्कोप स्पेस है जहाँ पे हमारा इन्वेस्टर्स को सलाह रहेगा आप इनकी ये सब स्पेस में अभी ध्यान दें। ठीक है, तो ये है नज़रिया आपको मिलता हुआ आता हुआ और इंफ्रा कंजम्पशन, इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर, ये सभी सेक्टर जो हैं वो पसंद आते हुए। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। बलबीर सिंह दुआ का सवाल लेते हैं और इन्होंने LNT पर राय जाननी चाहिए और सीधा लक्ष्य पूछा है। इन्होंने 3315 के स्तर पर खरीदारी की है, 15 शेयर इनके पास हैं और आज हमने देखा कि लगभग 4.5% की तेजी हमें देखने को मिली LNT में। तो विनोद, LNT कैसा लगता है आपको? इनकी खरीदारी का स्तर 3300 के आसपास है। विदाउट एनी डाउट L&T आप एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो L&T आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आई थिंक जिस हिसाब से 2 या 3 साल में L&T का मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस कहता हूँ तो काफ़ी बेहतरीन रहा है। जितने भी गाइडेंस दिए हैं, खुद के गाइडेंस को बीट किया लास्ट 2 सालों में और मुझे लगता है ये ट्रेंड में भी कंटिन्यू रहेगा या ना रहेगा आने वाले समय में वो बहुत चीज़ों पे दिखाई देता है क्योंकि जैसे कि डोमेस्टिकली देखें तो स्कोप ठीक-ठाक लग रहा है क्योंकि L&T को अभी ऑफ लेट ओवरसीज़ से भी खासा ऑर्डर मिला है और चूँकि इनका जो ओवरसीज़ का ऑर्डर है बहुत हद तक ऑयल प्राइस पे डिपेंडेंट है। अभी ऑयल प्राइस अगर कट होता है, कम हुआ है तो मे बी वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जाएगा बट स्टिल 5.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इनका ऑर्डर बैकलॉग है अभी एज़ ऑफ नाउ इनके हाथ में, तो कहीं न कहीं इनका रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छा है और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है अगर आपके पास है तो आप इसे रखें। चलिए, तो ये है राय LNT पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, सौरभ शर्मा का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। 672 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। ये भी पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज की भी गुंजाइश बन रही है? बताएं विनोद, क्या राय होगी? टाटा मोटर्स आई थिंक जो भी इनका अंडर परफॉर्मेंस रहा है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ जो JLR बिजनेस में जो इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट जो पॉसिबिलिटी देखा गया था कि हो सकता था एक्सपोर्ट बिजनेस से उसके वजह से रहा। लेकिन अगर मैं इनके ओवरऑल आउटलुक को समझूं तो मुझे लगता है जिस हिसाब से कंपनी के डोमेस्टिक में जो लॉन्चेज हैं खासकर PV सेगमेंट में वो काफी हेल्दी लग रहे हैं जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम आई थिंक ग्रोथ विल कंसिस्टेंट रहेगा। JLR की भी बात करें तो JLR में नो डाउट मुझे लगता है ये क्लैरिटी टैरिफ फैक्टर की क्लैरिटी आने के बाद भी जो JLR का वॉल्यूम पिकअप करनी चाहिए। अगर विद इन चाइना अगर गवर्नमेंट का खुद का कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इकोनॉमी को तो वो एडेड एडवांटेज होगा और सब मिला करके देखिए कंपनी ने लास्ट 2 सालों में क्या बोला और क्या डिलीवर किया है। तो वहाँ पे अगर JLR का मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ उसने बोला तो 8.5% के ऊपर में उनका एबिट मार्जिन होगा, क्लियरली 9% हमें Q3 में दिखा। मुझे लगता है वहाँ पे कहीं न कहीं दिखाता है कि JLR का ऑपरेशन में कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। वैल्यूएशन वाइज़ भी करेक्ट होके जो सिंगल डिजिट में आ गया आई थिंक 8 साढ़े 8 FY 27 के अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपको एवरेज करना है तो आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म अवधि के लिए। ठीक है, टाटा मोटर्स पे इस वक्त आपको राय मिलती हुई। राजेंद्र कुमार का सवाल लेते हैं और इन्होंने अदानी एनर्जी लेके रखा हुआ है। 920 इनकी एवरेज प्राइस है। बताएं क्या करना चाहिए विनोद अदानी एनर्जीज में? अडानी एनर्जी देखें तो आई मीन प्रूवन कंपनी रही है अपनी स्पेस में। अडानी एनर्जी आई थिंक जिस हिसाब से इनका एक्सपेंशन रहा है, कैपेसिटी बढ़ाई है, बैलेंस शीट को मैनेज
किया है वो क्लियरली दिखाता है कंपनी का क्रेडेंशियल को, जिसकी वजह से इनको इनको वैल्यू वैल्यू मिला है। लेकिन अभी अगर करंट स्टेटस को समझे, इनका प्राइस टू वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मुझे थोड़ा-सा हायर एंड पे लगता है, राइट? तो हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रही है तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि वैल्यूएशन कहीं न कहीं हमें ज़्यादा कम्फर्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये है आपको राय मिलती हुई अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे। विकास का सवाल लेते हैं और इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेके रखा है। 100 शेयर है इनके पास, 58 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है। आगे का नजरिया चाहते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें विनोद, तो एक दौर में सक्सेस स्टोरी हुआ करता था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि जिस भाव पे इन्होंने लिया वहां से इनको फायदा होता हुआ। बताइए आगे क्या नजरिया आपका बन रहा है? बैंक डेफिनेटली जो 2 हमें वही संक्षेप में बताऊँ, 2 प्रॉब्लम रहे जिसकी वजह से स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफ़ॉर्म किया। पहला प्रॉब्लम रहा जिनका इनका अनसिक्योर्ड या एमएफआई में जो एक्सपोज़र था, राइट? उनके वजह से इनके एसेट क्वालिटी में कंसर्न आया, एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट हुई, और दूसरा सबसे बड़ा था कि इनका ओपेक्स काफ़ी ज़्यादा था, राइट? अभी भी इनका देखें तो ओपेक्स लगभग 70% के रेंज में आता है, आई मीन कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखें तो ये 2 चीज़ की वजह से स्टॉक अंडर परफ़ॉर्म किए हैं। गोइंग अहेड यहाँ से क्या, तो जो मेरा पहला कंसर्न था, एमएफआई एक्सपोज़र जो है दिसंबर क्वार्टर के एंड में घट करके लेस देन 5% हो गया, तो कहीं न कहीं ये बता रहा है कि कंपनी काफ़ी कंसर्न्ड है। वो अब ज़्यादा सिक्योर सेगमेंट में कर रहे हैं और नॉन एमएफआई सेगमेंट में फोकस कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं इसकी एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव कराएगा। और दूसरा कॉस्ट जो इसका हाई ओपेक्स था, हाई ओपेक्स मुझे लगता है कि बिकॉज़ कंपनी ने टेक्नोलॉजी ये सब स्पेस में काफ़ी खर्च किए हैं, जिसका इनका जो दूरगामी आने वाले समय में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि उसको भी कॉस्ट भी इनके कम होंगे, तो सीधा जिसका प्रभाव इनका ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा। नो डाउट एट करंट भाव पे देखिए, इतना अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी एफआई 27 का अगर प्राइस टू बुक देखें तो लगभग 1x पे चल रहा है, जो मुझे लगता है अट्रैक्टिव है तो आप इसको 1 से 2 साल होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये है राय आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर मिलती हुई। अजीत हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने एलआईसी का शेयर ले रखा है और इनकी भाव जो है वो 774 का है। 100 शेयर इनके पास है। एलआईसी, बताइए क्या करना चाहिए 774 की बाइंग के हिसाब से विनोद? 774 आई थिंक इस लेवल से मुझे लगता है होल्ड करना ही चाहिए, क्योंकि अभी इंश्योरेंस में जो भी था सरेंडर पॉलिसी ये सब के जो भी इम्पैक्ट थे, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं सॉर्ट आउट होते दिख रहे हैं। यहाँ से एलआईसी का सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि जिस आईपीओ के टाइम में जिसका सबसे बड़ा कंसर्न निवेशकों को आता था कि इनका जो नॉन पार सेगमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे कंपनी ने क्लियरली फोकस किया और जिसका वजह से जो सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन आता था, अभी वो डबल डिजिट में आ गया। मुझे लगता है वहाँ पे कंपनी का फोकस कंसिस्टेंट है, जिसकी वजह से ओवरऑल गोइंग एट इसके मार्जिन्स में भी असर करेंगे पॉजिटिव वे में। तो वैल्यूएशन वाइज़ भी देखें तो कंपेयर टू दूसरे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से काफ़ी डिस्काउंट में चलते हैं, जो कहीं न कहीं स्टॉक को फेवर करता है। तो आई थिंक ये स्पेस में मुझे लगता है एलआईसी आप होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। मोतीलाल कुमार बिहार से, उन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है। कोचीन शिपयार्ड है इनके पास और इरेडा है। एक बार मैं भाव बता देता हूं। कोचीन शिपयार्ड इन्होंने लिया हुआ है 1700 के भाव पे और इरेडा इनकी बाइंग प्राइस जो है वो लिया हुआ है 232 पे। तो बताइए इन दोनों के भाव के हिसाब से क्या करना चाहिए कोचीन शिपयार्ड और इरेडा में? कोचिन शिपयार्ड डेफिनेटली उनका एग्जीक्यूशन का कंसर्न रहा है। अभी से जो बोला जा रहा है कि कोचिन शिपयार्ड बेसिकली इनके जो ओवरऑल शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग का जो है, वहाँ पे आई थिंक आपका कंसिस्टेंट आपका रेवेन्यू बुकिंग नहीं हो सकता है। कभी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा या कभी बहुत कम होता है, तो वो उसमें रहता है, लंपी बिज़नेस इनका नेचर ही है। एंड बट गोइंग अहेड मुझे लगता है जिस हिसाब से इसने ऑर्डर बुक बिल्ड किए हैं और एग्जीक्यूशन लास्ट 1 डेढ़ सालों से दिख रहा है, तो मुझे लगता है आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। डिफेंस स्पेस में ये एक अच्छा ऑप्शन है आपको पोर्टफोलियो के लिए, तो हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव है। और दूसरा इरेडा का आपने बात किया है, इरेडा अगेन वेरी गुड कंपनी, बट इरेडा में हमारा कंसर्न वैल्यूएशंस का ही आता है। उसका अभी भी वैल्यूएशन इतने में करेक्ट होने के बाद भी लगभग 3.5 से 4x पे इरेडा ट्रेड करता है, जो कहीं न कहीं हमें कम्फर्ट नहीं देता है। बट मैं इरेडा इरेडा में ये नहीं बोलता हूँ कि आप स्ट्रेट अवे आप इसमें आई मीन हमारा व्यू नेगेटिव नहीं है, इट्स केवल वैल्यूएशन पार्ट से मैं बताया। अदरवाइज़ जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है कंपनी का इरेडा का कंपेयर टू मेनी एनबीएफसी, इनका प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है। इट्स ओनली अबाउट वैल्यूएशन जहाँ पे हमारा थोड़ा कंसर्न है। अगर आप प्रॉफिट में है इरेडा में, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको एक विस्तृत नजरिया मिला इरेडा पे भी और कोचीन शिपयार्ड पे। तो चलिए, इतने ही सवालों को शामिल हम कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर अपने जो सवाल हैं आप कमेंट कीजिए। कल के शो में हम उन सवालों को शामिल करेंगे। यूट्यूब ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और इन सब के बीच में ईटी नाउ स्वदेश की एक एक्सक्लूसिव खबर की ओर बढ़ते हैं। बीमा कंपनियों के प्रमुखों की इस हफ्ते डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारियों के साथ मुलाकात होने वाली है। क्या होगा बैठक का एजेंडा, हमारे सहयोगी अनुराग शाह से जानते हैं। अनुराग, बताएं इस बैठक के क्या मायने हैं? डीएफएस के अधिकारियों के द्वारा इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओ के साथ बैठक की जाएगी इस हफ्ते। कल जो बैठक प्रस्तावित है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओज के साथ है और उसके बाद में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के सीईओज के साथ भी डीएफएस के अधिकारी बैठक करेंगे। और उसका मकसद यही है कि देश के अंदर इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस है, उससे कैसे दूर किया जा सकता है। हमारे सूत्रों के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो 3 मुख्य मुद्दे हैं वो है रिस्क बेस्ड कैपिटल, इसके अलावा ईओएम और लिमिट कमीशन के जो 3 इश्यूज़ है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां उठाने वाली है। और इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के पास तमाम जो मुद्दे हैं जो डीएफएस से जनरल इंश्योरेंस कंपनियां मांग करेगी। सबसे पहला है कि जो सरकार गोल्डन आई स्कीम लॉन्च करने वाली है, उसमें इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो 500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है, तो उसमें और क्लैरिटी की मांग करेगी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक सर्वेयर एलोकेशन का आईआरडी के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उसे रद्द किया जाए और कंपनियां खुद चयन करे सर्वेयर का लोकेशन। और बैंक इंश्योरेंस मॉडल को और कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि कुल उनके कारोबार से मात्र 5 से 6% ही कारोबार जो है वो बैंक का चैनल के थ्रू आता है और उसकी जो लिमिटेशंस है वो कैसे दूर किया जाए। और सबसे बड़ा जो इशू फेस कर रही है जनरल इंश्योरेंस कंपनियां वो है हॉस्पिटल्स की बिलिंग से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर सरकार अपना हस्तक्षेप करे और हॉस्पिटल की जो बिलिंग को है वो स्टैंडर्ड कैसे किया जा सके। तो ये तमाम मांगे जो है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की है। करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स को आपके लिए लेकर आते हैं। तो विनोद जी बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? ये आज हमारा वीआईपी पिक पे हमारा फंडामेंटल पिक रहेगा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 688 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कुछ बहुत अच्छी चीज हुई है कुछ एक सालों में। उसमें कंपनी का जो ओवरऑल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हुआ है काफी शानदार रहा है। इंडिया के अलावा इसने ओवरसीज मार्केट में ठीक ठाक स्पेंड किया है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ाया हुआ है और जो ओपलेट जो कंसर्न आ रहा था बिकॉज ऑफ कैंपा कोला ये सब के कारण कंपनी का बिजनेस माइट गेट इम्पैक्टेड, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये इंडिकेशन देने में कामयाब रही है कि उसकी वजह से कंपनी का बिजनेस में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। राइट, ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ की है कंपनी का जो गाइडेंस रहा है कंसिस्टेंटली डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ से 3 से 4 साल कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल और खासकर जो क्यूआईपी हुए थे उसका वजह से ओवरऑल कंपनी का जो डेट रिडक्शन हुआ उसका वजह से डेट भी काफी कम हो गया है जो कहीं ना कहीं कंफर्ट देता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात समझे तो ये कंसिस्टेंटली 20 से 25% का कंपाउंडेड ग्रोथ प्रॉफिट में दिखा सकता है आने वाले 2 से 3 सालों में। उसकी वजह से मुझे लगता है जो वैल्यूएशन अभी 44x है वहाँ अभी भी री रेटिंग की गुंजाइश हो सकती है FY27 में। उसकी वजह से हमारा रिव्यू इस पे काफी पॉजिटिव रहेगा। शुक्रिया करेंगे विनोद इस अहम कॉल के लिए और इसके साथ ही निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इसी के साथ आज के शो यानी कल की तैयारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। कल फिर मिलेंगे आपसे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।